स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज 23 मार्च यानी शहीद दिवस है। आज ही के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को। आज ऐसी क्लास ले रहा था सुबह और बच्चों से पूछा कि बताओ आज क्या है। तो बच्चे बोले 23 मार्च है। बोला किसको किसको पता है कि आज क्या हुआ था। कुछ लोग हाथ उठाए कि उनको पता था कि आज शहीद दिवस है। एक बच्ची फिर बताई खड़े होके कि सर मेरे को याद है सर, मैं तो रात को 12 बजे स्टेटस लगाई कि आज शहीद दिवस है। मतलब बहुत बढ़िया कि स्टेटस लगाई। शहीद दिवस मनाते क्यों है और भगत सिंह के विचार क्या थे, सुखदेव के विचार क्या थे, राजगुरु के विचार क्या थे, क्या हुआ असेंबली बम कांड, मैं ये सब पूछने लगा उनसे। तो उनको कुछ जानकारियां थी लेकिन विचारों के बारे में कम लोग को पता है। फिर मैं वही क्लास में उन लोग को आज यही बताने लगा। फिर मन किया भी कि चलो आप लोग से भी चर्चा करते हैं। सीजीपीएससी के अलावा ये भी पता रहना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह एक ऐसे चिंतक हैं जिनके बारे में सभी चाहते हैं। मतलब भगत सिंह के बारे में बोला जाता है कि हर कोई चाहता है भगत सिंह तो हो, लेकिन उनके घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। तो भगत सिंह में ऐसी क्या बात थी। पट्टाभी सीतारामैया आप नाम सुने होंगे, उन्होंने कांग्रेस का इतिहास का भी लिखा। वो लिखते हैं कि भगत सिंह एक जमाने में गांधी जी से ज्यादा लोकप्रिय थे। मतलब कुछ तो बात रही होगी भगत सिंह में। और जब हम भगत सिंह बोलते हैं तो हम पूरे क्रांतिकारी आंदोलन की बात करते हैं, क्योंकि उनके बारे में बाकी लोग के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। भगत सिंह क्योंकि खुद एक प्रबुद्ध चिंतक थे, वो लिखते थे, तो उनके बारे में उनके कुछ लेख मिलते हैं, उनके कुछ विचार मिलते हैं। जब वो असेंबली बम कांड के बाद गिरफ्तार हुए तो उसमें भी बहुत सारे उनके बयान मिलते हैं। तो जो भगत सिंह की बात है वो क्रांतिकारियों की बात है। पहली चीज आपको ये समझना चाहिए। अब भगत सिंह थे कौन। देखिए 23 साल का एक नवयुवक, 23 साल, और वो देश में इतना लोकप्रिय हो जाता है कि जब उनको फांसी होती है, मतलब मैं आपको आखिरी से फिर पीछे लाता हूं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होना था 24 मार्च को। जनरली अंग्रेज बोलते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ वाले, हम कानून का शासन स्थापित किए। और फांसी का नियम यह होता है कि जनरली उस समय सुबह होती थी, जिस दिन डिसाइड हो गया उसी दिन होती थी। अंग्रेजों को लगा कि अगर 24 मार्च की सुबह फांसी होगी तो हो सकता है भारत में विद्रोह हो जाए। अंग्रेज पूरी परंपराओं को ताक में रखते हुए 24 मार्च से एक दिन पहले 23 मार्च की शाम को, जनरली शाम को फांसी नहीं होती, 23 मार्च की शाम को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देते हैं। और जैसा पता चलता है कि भगत सिंह उस समय भी किताब पढ़ते रहते हैं। सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जिसको पता है कि कुछ देर बाद उसको फांसी होना है और वो एक किताब पढ़ रहा है। जब उनको फांसी होती, अंग्रेज यही नहीं रुकते। फांसी हुई, 100 को आप परिजनों को सौंप दें, लेकिन अंग्रेजों को लगता है कि इनकी जो डेथ बॉडी है वो हो सकता है उसको देख के पूरे भारत में विद्रोह हो जाए। तो अंग्रेज पहले उन जो 100 है उनके, उनको टुकड़ों में काटते हैं। फिर बाहर नहीं बताते कि हम फांसी दे दिए। उस पीछे जेल की जो दीवार होती है, उस दीवार की पीछे की दीवार तोड़ी जाती है। उस दीवार से उनके जो, मतलब बॉडी है, उसको ले जाके नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे अंग्रेज जला देते हैं। अंग्रेज ये सोचते हैं कि अगर, मतलब जो जिंदा भगत सिंह है, जिंदा सुखदेव है, जिंदा राजगुरु है, उनसे ज्यादा खतरनाक उनकी बॉडी है। तो अंग्रेज सोचिए, मतलब उनकी बॉडी तक परिजनों को नहीं देते, देश वालों को नहीं देते, उसको फांसी दे के बॉडी को काट के जला देते हैं। तो ये एक खौफ था भगत सिंह का। भगत सिंह थे कौन। तो भगत सिंह एक क्रांतिकारी परिवार में पैदा हुए थे। उनके चाचा जो अजीत सिंह है वो भी क्रांतिकारी थे, उनके दादा भी क्रांतिकारी थे। और जब बचपन में बोलते हैं कि अगर वो खेत गए अपने पापा के साथ और खेत में ना बीज बोने लगे, तो उनके पापा बोले कि यार बेटा क्या कर रहे। तो बोले उस समय बंदूकें नहीं बोल पाते थे, वो बोले बम्बूकें बो रहा हूं। तो बोले यार क्या करेगा उससे बम्बूकें से। बोले जैसे आप धान बोते हो, अनाज बोते हो तो कई गुना होता है, वैसे मैं बम्बूकें बो रहा हूँ, जब ये बहुत सारी हो जाएंगी ना तो अंग्रेजों को मार भगाऊंगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। भगत सिंह अपने घर से निकल जाते हैं स्कूल के लिए, लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंचते, वापस घर नहीं आते। उस अमृतसर में पहुंच जाते हैं लाहौर से, और अमृतसर से एक सीसी में वहां की मिट्टी भर के लाते हैं और सुबह शाम उस मिट्टी की पूजा करते हैं।
अपनी बहन को बताते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे बहुत सारे आदमी मार दिए। तो वो थे भगत सिंह। भगत सिंह कॉलेज जाते हैं, वहां भारत की आजादी के लिए युवकों को जागृत करते हैं। आपको पता होगा सैंडर्स, मतलब आप सुने होंगे साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रहता। तो जब भारतीय सदस्य नहीं रहता तो उसका पूरे देश में विरोध होता है, लाहौर में भी विरोध होता है। वहां के सबसे बड़े नेता लाला लाजपत राय, जिनके खिलाफ भगत सिंह लोग उससे पहले एक पर्चा चिपकाते हैं जिसमें लिखा रहता है लॉस्ट लीडर। मतलब क्योंकि लाला लाजपत राय थोड़ा सा वो हो जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, तो इनको लगता है कि हमारे नेता हम खो दिए, तो उनका विरोध करते हैं वो। लेकिन जब वो लाठी चार्ज होता है और उससे लाला जी की मृत्यु हो जाती है बाद में, तो फिर उनकी जो अंतिम सभा होती है उसमें उन ये बोला जाता है कि क्या देश में अब कोई जवान नहीं जो इनकी मौत का बदला ले। तो जो क्रांतिकारी हैं भगत सिंह हैं, ये उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं। उनको लगता है यार इतना बड़ा नेता हमारा और उसको कोई छोटा सा अंग्रेज मार के चल दे, बदला तो लेना जरूरी है। और ये फिर उसका बदला लेते हैं। मारना स्कॉट को रहता है, लेकिन उसके बाद वो सैंडर्स का वध करते, सैंडर्स की हत्या करते हैं। हत्या करके वो आसानी से निकल जाते हैं, वो वेश बदलते हैं अपना। और आप उस समय का सुनेंगे, कहानियां पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार मतलब बहुत गरीब स्थिति थी इनकी, क्रांतिकारियों की। ऐसा नहीं कि बहुत संपन्न थे। मतलब जब वो क्रांति में आ गए तो उनके पास पैसे नहीं रहते थे। क्रांति से पहले भगत सिंह चाहते तो संपन्नता का जीवन जीते, उनके पास खेत थे, संपन्न परिवार था, उनकी शादी करने वाले रहते हैं घर वाले। तो वहां से वो भाग जाते हैं, अपने दादा को एक लेटर लिखते हैं और बोलते हैं कि आपने मुझे, जब मैं पैदा हुआ तो आप मेरे को वतन के नाम कर दिए थे। अब मैं, क्योंकि अब भाई एक साथ तो दोनों चीज हो नहीं सकती, तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। और वो फिर कानपुर आ जाते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी के यहाँ रहते हैं। जब वो पढ़ाई करते थे तो बताते हैं, उनके जो साथी उनके बारे में लिखते हैं कि भगत सिंह के जेब में आप कभी भी मिल जाओ एक ना एक किताब रहती थी, चलते हुए पढ़ते रहते थे। मतलब उनकी कहानी पढ़ोगे आप तो लगेगा कि यार बिल्कुल अपने जैसा नौजवान, जो बिल्कुल खुश रहता है, हंस मिजाज है। मतलब उनकी कहानियां जो उनके साथी संस्मृतियों में लिखते हैं, पढ़ के मजा आता है। अब जो सैंडर्स की हत्या करते हैं और वो फिर यहाँ से चल देते हैं, लेकिन एक माहौल ये बनता है क्रांतिकारियों के बारे में देश में, या अंग्रेज जो बनाते हैं। क्योंकि देखो क्रांतिकारियों के पास कोई ऐसा साधन नहीं रहता जिससे वो अपनी बात बता पाए कि वो क्या चाहते हैं। वो अंग्रेज ये बताते हैं कि ये तो लुटेरे हैं, ये तो हत्यारे हैं, और ये हत्या करके लूट करके भाग जाते हैं। तो जो वहां के लोग हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। मान लीजिए कोई लूट कर लिए वो, अब पैसा नहीं है तो थोड़ा बहुत तो लूटना पड़ेगा। अब वो लूटे और उसके बाद चल दिए, तो जो लोकल लोग हैं उनको पुलिस की मार झेलनी पड़ती है। तो क्रांतिकारियों के बारे में ये था कि ये ऐसे ही है। भगत सिंह चाहते थे कि यार हमारी जो विचारधारा है वो पहुंचे। सबसे पहले वो पहले क्रांतिकारियों के संगठन का नाम होता है HRA। फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक होती है और उसका नाम वो रखवाते हैं HSRA। पहले था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, उसमें वो एक एस शब्द जोड़ते हैं जिसका अर्थ होता है सोशलिस्ट। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। वो बोलते हैं कि हमारा लक्ष्य समाजवाद है। भाई आप क्रांति कर रहे हैं तो जनता को ये तो बताओ कि आप क्रांति करके करोगे क्या। वो लिखते हैं मेरा लक्ष्य ये नहीं कि भाई आजादी मिल जाए और सत्ता गोरे हाथों से भूरे हाथों में आ जाए। पहले कोई बेंटिक सत्ता में बैठा है, फिर सर पुरुषोत्तम दास आ जाए, मतलब ये आजादी नहीं। बोलते हैं आजादी तब होगी जब जो व्यक्ति दूसरों के लिए अन्न उगाता है वो खुद भूखा नहीं रहेगा। वो व्यक्ति जो दूसरों के लिए कपड़ा बुनता है वो खुद बिना कपड़े के नहीं रहेगा। वो व्यक्ति जो दूसरे के लिए मकान बनाता है वो खुद बेघर नहीं रहेगा। तो भगत सिंह का ये लक्ष्य था, उनका लक्ष्य था समाजवाद। समाजवाद मतलब समाज में समानता आना, बराबरी आना। उनका लक्ष्य कभी ये नहीं था कि सत्ता का परिवर्तन हो जाना, अंग्रेजों को केवल भगा देना। तो भगत सिंह HSRA बनाते हैं और उनको लगता है कि हम अपने लक्ष्य को कैसे बताएं, जनता तक कैसे पहुंचाएं। और फिर उनके मन में एक विचार आता है जिसको बोलते हैं असेंबली बम कांड। उनको लगता है कि यार अगर अपनी बात पहुंचाना है तो और कोई तो उनके पास साधन नहीं है, तो उनको गिरफ्तार होना पड़ेगा। गिरफ्तार होके जो अदालत है वहां बयान देना पड़ेगा और बयान दे के अपने विचारों को पहुंचाना पड़ेगा।
तो फिर भगत सिंह को पता था, उनके साथियों को भी पता था कि अगर ये एक बार गिरफ्तार हो गए तो अंग्रेज इनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, फांसी ही होगी। लेकिन क्योंकि और कोई ऐसा था नहीं व्यक्ति जो इनके तरफ से जाए या जो ऐसी अंग्रेजी बोल सके या उनके विचारों को रख सके, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जाते हैं संसद में बम फोड़ने। वहां वो बम विस्फोट करते हैं। उनके पास ऑप्शन भी था कि वो भाग सकते थे, लेकिन वो बोलते नहीं, हम गिरफ्तारी देंगे। वो वहां जाते हैं, अपनी गिरफ्तारी देते हैं। गिरफ्तारी देके अदालत में जाते हैं। अदालत में वो अपनी बात रखते हैं, बोलते हैं यार हम, हमारे बारे में ये बोला जाता है कि हम हिंसा के समर्थक हैं, लेकिन हम हिंसक हैं ही नहीं, हम चाहते ही नहीं कि हिंसा, हमारा बस ये है कि कोई तात्कालिक लक्ष्य है, उसके लिए हम हिंसा कर सकते हैं। और सामने इतनी बड़ी सरकार है जो हिंसा पे आधारित है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत हिंसा जरूरी है, लेकिन हम भी अहिंसक हैं। वो बोलते हैं कि हमको अगर किसी को मारना रहता तो हम भाई बम सीधा सीधा साइमन को मार देते, मर जाता वो। हम ऐसा बम फेंके जो केवल आवाज करता है, हम ऐसी जगह फेंके जहां कोई नहीं था। तो हमारा लक्ष्य था कि हम केवल बहरे कानों को सुनाए, और कोई लक्ष्य नहीं था। और उसके बाद वो अपनी गिरफ्तारी देते। फिर वो अपनी बात रखते हैं, वो बताते हैं हमारे लिए क्रांति का मतलब क्या है। हमारे लिए क्रांति का मतलब है समाजवाद स्थापित होना, समाज में समानता स्थापित होना। वो बताते हैं हमारे संगठन का लक्ष्य क्या है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी संगठन है उसमें कुछ गद्दार तो रहते ही हैं, तो इनके बाकी साथियों की भी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन सोचिए, जेल में भी ये भूख हड़ताल कर देते हैं। भूख हड़ताल करते हैं और भूख हड़ताल के 63वें दिन जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। सोचिए कितनी हिम्मत चाहिए कि आप भूख हड़ताल कर रहे हैं अंग्रेजों की जेल में, जहां पानी नहीं देते थे। वो पानी देने, पानी पीते हैं उसमें तो पानी में दूध मिला देते थे कि ये पियो, हम नहीं देंगे पानी। यातनाएं देते थे, पाइप भर भर के कुछ भी खिलाते थे। तो उस यातना में जतिन दास की मृत्यु होती है, और भगत सिंह लोग 113 दिन करीब भूख हड़ताल करते हैं। तो कोई अगर किसी को ये लगता है ना कि भगत सिंह हिंसा के समर्थक थे, हिंसा का समर्थक भूख हड़ताल करेगा। और उसके बाद जेल में वो पूरा संघर्ष करते हैं। जेल में वो लेटर लिखते हैं, वो बताते हैं कि हम हिंसक नहीं है भाई, अहिंसा का पालन करो। आप केवल बंदूक से सब नहीं कर सकते आजादी, आपको विचार बदलना पड़ेगा। हिंसा तो इसलिए जरूरी है कि जैसे हम अपनी कुर्बानी इसलिए दे रहे हैं कि देश में जागृति है। देखो उस समय देश में जागृति नहीं थी, देश के लोग जानते ही नहीं थे क्रांति क्या होती है, अंग्रेजों को क्यों भगाना है, लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो बोले हम एक माध्यम है, हम अपनी कुर्बानी देने आए हैं ताकि देश के लोग जान सकें, बाकी लोग आंदोलन कर सकें, बाकी लोग समाजवाद जान सकें। और ये करके फिर वो, मतलब फिर उनके पिताजी, मतलब उनकी विचारधारा अगर आपको समझना है, उनके पिताजी एक लेटर लिखते हैं जिसमें बताते हैं कि यार हम, भगत सिंह जब ये सब कांड हुआ सैंडर्स का, उस समय वहां नहीं थे। भगत सिंह बहुत नाराज होते हैं, अपने पिताजी को पत्र लिखते हैं और उसमें बोलते हैं कि आप हो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, आपके अलावा और कोई रहता ना तो मैं उसको कभी माफ नहीं करता। मतलब उनका था ही नहीं कि माफी मांगना है, वो आए थे कुर्बान होने। अंग्रेज इनको फांसी की सजा दे देते हैं। समझ लीजिए ऐसा, अंग्रेज बोलते हैं कि हम कानून के शासन को स्थापित किए, कानून के शासन की धज्जियां उड़ जाती है उस पूरे केस में। अंग्रेजों का केवल एक लक्ष्य रहता है, भगत सिंह को फांसी देना। और उस फांसी देने के लक्ष्य के लिए वो जितने कानून है सब तोड़ देते हैं। वो ना तो सही गवाह लाते, ऐसी ऐसे जज बैठाते, ऐसा स्पेशल कोर्ट बैठाते हैं जिसमें कोई आप अपील नहीं कर सकते, ऐसे जज बैठाते हैं जो उन्हीं के पक्ष में थे। तो मतलब वो कानून का शासन की तहस नहस कर देते हैं। और उसके बाद आखिरी में इनको फांसी की सजा सुना देते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु अपनी अपील करते हैं ऊपर, क्योंकि आप माफीनामा कर सकते हैं। और माफीनामा में क्या लिखते हैं पता है आपको? वो लिखते हैं क्योंकि हम युद्धबंदी हैं, हमारे ऊपर ये आरोप है कि हमने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध किया है, तो हमें आप फांसी में मत चढ़ाइए, हमको आप तोप से उड़ा दो। तो ये थे भगत सिंह, ये थे भारत के क्रांतिकारी। उनके जो विचार हैं, विचारों को अगर आपको समझना है तो मेरी पीएचडी है उसमें, मतलब लंबा बता सकता हूँ, आप लोग कभी बोलेंगे तो कर भी लेंगे। मैं थोड़ा सा, एक ऐसी आर्टिकल मिल गया जो लिखे थे हम लोग, उसको भी मन होगा तो ग्रुप में डालूंगा, क्योंकि ये सब आपके पीएससी में आना नहीं है। तो उसमें कुछ उद्धार, मतलब उनके लेख, देखिए जितने भगत सिंह क्रांतिकारी थे उससे बड़े वो विचारक थे, तो आपको उनके विचारों को जानना चाहिए। और इसीलिए भगत सिंह वो बोले कि मैं जिस दिन शहीद होऊंगा उस दिन
मतलब मेरे विचारों की जो खुशबू है वो सारे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। तो वो थे भगत सिंह। जैसे वो 17 साल की एज में एक लेख लिखते हैं, पंजाब की लिपि और भाषा की समस्या। उसमें वो बोलते हैं कि यार देखो, हिंदी हिंदुओं की भाषा बन गई, उर्दू मुस्लिमों की भाषा बन गई, पंजाबी सिखों की भाषा बन गई। मतलब भाषा भी धर्म के आधार पे बटी है। हमको भाषा को ये धर्म के आधार से ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है। हमारे सामने मेन सवाल है भारत को एक राष्ट्र बनाना, और राष्ट्र बनाने के लिए एक भाषा होना जरूरी है। और इसके लिए धीरे धीरे हमको करना पड़ेगा। युवकों को बोलते हैं कि तेरी माता तेरी प्रातः स्मरणीय, तेरी परम वंदनीय, तेरी सस्य श्यामला आज फूट फूट कर रो रही। मतलब वो प्रेरित करते हैं कि भाई अगर भारत माता में ऐसी दिक्कत है, भारत माता के ऊपर ये दिक्कतें हैं, तो आप कर क्या रहे हैं। वो विद्यार्थी और राजनीति नाम का लेख लिखते हैं, जिसमें बोलते हैं कि विद्यार्थियों का उद्देश्य केवल पढ़ाई नहीं होना चाहिए। जैसे आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कई लोग बोल सकते हैं कि बेटा तुम्हारा काम पढ़ाई करना है, तुम देश के बारे में सोच के क्या करोगे। वो बोले देश बच्चों को तात्कालीन परिस्थितियों के बारे में सोचना चाहिए, उसके उपाय सोचना चाहिए। ऐसी शिक्षा तो निकम्मी है जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए ली जाए। समझ रहे हैं? ऐसी शिक्षा निकम्मी है जिसका उद्देश्य केवल क्लर्क बनना हो। मैकाले की पद्धति पे वो विरोध करते हैं। अछूत समस्या पे वो लिखते हैं, बोलते हैं कि 30 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 6 करोड़ लोग अछूत कहलाते हैं, जिनके स्पर्श से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। मंदिरों में देवता नाराज हो जाएंगे, कुएं से उनके पानी निकालने से कुआं अपवित्र हो जाएगा। ये सवाल 20वीं सदी में किए जा रहे हैं, जिन्हें सुनते ही शर्म आती है। और आज भी वो प्रासंगिक है। उनकी जो बात वो 20वीं सदी में लिखते हैं। दंगे के बारे में वो लिखते हैं। मैं बस उनके छोटे छोटे विचार बता रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप पढ़ो। वो बोलते हैं एक धर्म का अनुनायी दूसरे धर्म के अनुनायियों का जानी दुश्मन है। अब तो एक धर्म का होना दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। ये मारकाट इसलिए नहीं की गई है कि फला आदमी दोषी है, वरन मतलब ये दोषी है इसलिए मारकाट नहीं कर रहे हैं, इसलिए दंगा नहीं कर रहे हैं। वो हिंदू है, सिख है या मुसलमान, इसलिए मारकाट हो रही, इसलिए दंगे हो रहे हैं। और ऐसे हिंदुस्तान का तो भगवान ही मालिक है। वो बोलते हैं कि पता नहीं ये धार्मिक दंगे भारत का को कब छोड़ेंगे। पत्रकारिता के बारे में लिखते हैं। पत्रकारिता के बारे में मेरे को बड़ा मजा आता है। और अभी भी आपको लगेगा कि यार अभी भी तो यही हो रहा है। वो लिखते हैं कि पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत गंदा हो गया है। ये लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे मोटे शीर्षक देके भावनाएं भड़काते हैं, सिर फुटौल कराते हैं। अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, संकीर्णता निकालना, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना, मेल मिलाप बढ़ाना होना चाहिए। लेकिन इनका मुख्य कार्य है अज्ञानता फैलाना, संकीर्णता फैलाना, सांप्रदायिकता बनाना, झगड़े करवाना, साझी राष्ट्रीयता को तहस नहस करना। और फिर मेरे को लगता है कि भारत का बनेगा क्या। भगत सिंह चाहते थे कि जो धर्म है वो राजनीति से अलग हो। मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि धर्म राजनीति के अंदर घुस जाए। वो सभी को, मतलब वो खुद सिख थे, लेकिन जब उनको वेश बदलना पड़ा या देश के लिए, वो अपने केस कुर्बान कर दिए। तो ऐसा नहीं कि वो धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन देश सबसे बड़ा था भगत सिंह के लिए। भगत सिंह ये मानते थे कि यार, मतलब जो गांधी जी बोलते थे ना, साधन साध्य पवित्रता, की दोनों पवित्र होना चाहिए। भगत सिंह को लगता था अगर लक्ष्य पवित्र है तो साधन थोड़ा बहुत क्रांति वाले हो सकते हैं। उनका उद्देश्य था क्रांति, मतलब अंग्रेजी उपनिवेशवादी सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना। वो केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं होगी कि लॉर्ड इरविन की जगह तेज बहादुर सप्रू आ जाए, बल्कि वो शोषण रहित व्यवस्था बनाना चाहते थे, जो समतावादी हो, शोषण रहित हो, लोकतांत्रिक हो, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन हो। जो HSRA का घोषणा पत्र है उसमें इन लोग लिखते हैं कि भारत साम्राज्यवाद के जुए के नीचे पस पिस रहा है। करोड़ों लोग आज अज्ञानता और गरीबी के शिकार हो रहे हैं।
भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या जो मजदूरों और किसानों की है, वो विदेशी दबाव और आर्थिक लूट ने पस्त कर दिया है। भारत के मेहनत कश वर्ग की स्थिति बहुत गंभीर है और सभी की आशाएं समाजवाद पर टिकी हैं। जब वो असेंबली में बम फेंकते हैं तो पर्चा लिखते हैं, और वो पर्चे में क्या लिखते हैं पता है? वो लिखते हैं कि हम मनुष्य के जीवन को पवित्र मानते हैं। हम ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का अवसर मिल सके। मानव रक्त को बहाने की हमारी व्यवस्था से हम दुखी हैं, परंतु यह रक्तपात सभी को समान स्वतंत्रता देने और मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण समाप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो शोषण खत्म करने के लिए हम हिंसा कर रहे हैं। ऐसे हमारी हिंसा कोई वो लक्ष्य नहीं है। तो भगत सिंह के बहुत सारे विचार हैं। उनका एक लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूं। आप पढ़ेंगे ना, आपका दिमाग हिल जाएगा। मतलब एक होता है कि आदमी बोले मैं आस्तिक हूं, मैं नास्तिक हूं, वो सिद्ध कर रहे हैं कि नास्तिक मैं क्यों हूं। मतलब उनके विचार ऐसे हैं कि वो एक बार डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे। वहां पे एक बाबा थे जो ठंडी में बिल्कुल कांप रहे थे, खाने पीने के लिए नहीं था उनके पास। तो वो ऐसे पूछे कि तुम्हारा कोई नहीं है बाबा? तो उनके साथ एक दोस्त था, वो बोला कि यार ये सब इनके ना पुराने जन्मों का फल है। बिल्कुल फट गए भगत सिंह उसके ऊपर। बोले ये सब जो फालतू चीजें हैं ना, वो तुम्हारी बनाई है। मतलब भाई, कोई आदमी भूखा है, कोई किसी के पास खाने के लिए नहीं है, कोई ठंडी से मर रहा है, और तुम बोल रहे पिछले जन्म का फल है। मतलब फिर क्या मतलब तुम्हारे रहने का? वो बोले जब तक एक आदमी भी भूखा है तब तक दोषी वो सब है जो खा रहे हैं। तो ये था भगत सिंह का विचार। तो भगत सिंह के विचारों को हमको जानना चाहिए। वो जब जेल में थे तो उनसे कोई एक बार पूछा कि बाबा, तुमसे कोई मिलने नहीं आया? तो बोले तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? तो बोले मेरे रिश्तेदार तो सब यही हैं। एक रिश्तेदार वो है जो मेरे से पहले शहीद हो गए, एक रिश्तेदार वो है जो मेरे साथ हैं, जो अभी शहीद होंगे, और तीसरे रिश्तेदार वो है जो मेरे बाद ये मेरा जो मिशन है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो उनकी जो जो तीसरी पीढ़ी है ना, उसमें हम सब आते हैं। हम मिशन आगे बढ़ाएं, कुछ और करें, वो ठीक जो भी है। मेरा लक्ष्य ये है, या मैं आपसे, या जो भगत सिंह का भी लक्ष्य था, उनका लक्ष्य ये था कि यार जानो तो, पढ़ो तो, क्यों लिख रहे हैं इतना? जेल में बैठ के इतना क्यों लिख रहे हैं, जिसको पता है कि उनकी मृत्यु होना है, जिसको पता है उनको फांसी होना है? इसीलिए लिख रहे हैं ना कि हम उसको पढ़ें। और जितना वो लिखे उसका 10% ही मिला। बाकी अंग्रेज गायब करा दिए, दूसरे लोग गायब कर दिए, 10% मिला है। कम से कम 10% तो पढ़ना चाहिए हमको, और वो फ्रीली अवेलेबल है। आप कहीं भी देखोगे मिलेगा। तो मेरा ये विचार है, या मेरी ये आपसे आग्रह है, अपील है, कि यार पढ़ो। जो आपके लिए फांसी पे चढ़ गए, जो आपके लिए अपनी शहादत दे दिए, उनके बारे में जानो। आप भगत सिंह के बारे में जानो, चंद्रशेखर आजाद के बारे में जानो, बिस्मिल के बारे में जानो, अशफाक उल्लाह खां के बारे में जानो। बंदी जीवन पढ़ो, सचिन नाथ सान्याल का सब पढ़ो, महात्मा गांधी को पढ़ो, डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ो। एक अलग चीज है कि हम इनके भक्त हैं, हम उनके भक्त हैं। भाई पहले पढ़ो। तुम नहीं पढ़ोगे ना तो तुम यही बोलोगे कि गांधी का वध कर दिया नाथूराम गोडसे, क्योंकि तुम पढ़ते ही नहीं हो। जो अनपढ़ लोग हैं, और हो सकता है, मतलब एक व्यक्ति जो अहिंसा का पुजारी है, उसको एक पागल आदमी आता है और गोली मार देता है, और तुम उस पागल आदमी को बोलते हो कि ये बहुत बड़ा देशभक्त है। भाई इतना बड़ा देशभक्त था तो जाके अंग्रेज को गोली मारता। इतना ही बड़ा देशभक्त था तो किसी अंग्रेज को मार के दिखाता ना। अंग्रेजी किसी वायसराय को मारता, अंग्रेजी किसी गवर्नर को मारता। जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको गोली मार दिया वो, और तुम बोल रहे बहुत बड़ा देशभक्त था। तो अपने विचार को बदलना पड़ेगा, और उसके लिए उन सभी को पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़िए, यही मेरा है। और अपन धीरे धीरे और कोशिश करेंगे, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा ना, तो ऐसे जो भी क्रांतिकारी हैं, जो भी विचारक हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, जिससे आप उनके बारे में जान सको। इसी बहाने थोड़ा बहुत जानोगे, जानकारी बढ़ेगी। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पीएससी में शायद सवाल ना आए, लेकिन जानकारी तो रहना चाहिए। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।